जरूरत नहीं। चलो। आ गया। इसमें शेयर ये करोगे स्टडीज में, मार्च 2025 B2। अच्छा जी, कुछ लोग आप में से नए हैं, यानी उनकी पहली क्लास है, कुछ लोगों की दूसरी क्लास है। तो मुझे कहा गया था कि वहीं से शुरू करें जहां से पिछली क्लास शुरू की थी, यानी कि जो है वो बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कि जो है वो ये पहली क्लास है। तो कुछ दो चार शायद लोग ऐसे हैं कि जो कि पहले भी क्लास ले चुके हैं, तो वो थोड़ा तहमुल का मुजाहरा कीजिएगा। दोबारा से हम पढ़ने जा रहे हैं, आज पहली क्लास है वो समझिएगा। अच्छा, हमारी पढ़ाई टैक्सेशन की, जिसका सब्जेक्ट का नाम है टैक्स प्रैक्टिसेस। अच्छा, जो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसके अंदर हमें ज्यादातर मेहनत जो है वो प्रैक्टिसेस के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर या बहरहाल प्लानिंग के ऊपर यहाँ पे जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम टैक्स के जो है वो रेट्स याद कर लें, टैक्स के कवानीन को याद कर लें। तो टैक्स के कवानीन और टैक्स के रेट्स वगैरह ये भी लोग चीजें याद करते हैं, मगर आपकी जो एग्जाम के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप इन चीजों की प्रैक्टिस करना सीखिए। यानी मिसाल के तौर पे आपके वालिद या वालदा कोई आपको कहें कि भाई हम अपना जो पुराना घर है इसको बेच के नए घर पे बेचने जा रहने जा रहे हैं, तो आप बताइए इसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपको अगर वो कहेंगे कि यार हमने तो ये घर खरीदा ही नहीं था, हमें तो अपने वालिदैन से इनहेरिटेंस में मिला था, यानी आप जो है वो शायद अपने जिस भी घर में रहते हैं वो आपके वालिद साहब को इनके वालिद से यानी आपके दादा की तरफ से विरसे में मिला था। तो फिर इस सूरत हाल में गेन कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि सेल प्राइस तो होगी मगर कॉस्ट तो कोई है ही नहीं, कॉस्ट तो उन साहब की थी जो कि इंतकाल कर गए दुनिया से। तो फिर क्या होगा? फिर इस सूरत हाल में कि भाई जो है वो बेटियों को जो है वो जहेज दिया जाता है, या बहरहाल जहेज के नाम से ना दिया जाए तो शादियां होती हैं तो जेवर दिया जाता है। क्या वो जेवर को जो है वो कभी बेचने जाएंगे तो इसका टैक्सेशन होगा? अगर हुआ तो उस सूरत हाल में बेटी के पास तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं आई, वो तो गिफ्ट में था। तो फिर क्या होगा? और अगर बेटी ने जो है वो बहरहाल ये खरीद के जो है वो अपनी जो है वो पॉकेट में रखा था यानी कि जेवर, तो फिर क्या होगा? तो इस टाइप की चीजें यानी केसेस जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है वो बहरहाल इस पेपर के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ के जैसा आप इसको चीजों को याद करना शुरू कर दें। यानी अभी जो है वो मैं जैसे आपको सिलेबस शुरू कराने जाऊंगा ना, तो बहुत सारी चीजों में इस तरीके से बातें कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये भी निकलता है, उसका मतलब ये भी निकलता है। तो इन चीजों को निकालने का काम होगा एग्जाम में, और फिर ये चीजों को निकाल के आप जो है एग्जामिनर को समझा भी दें। यानी इसके लिए थोड़ा सा आपका राइटिंग पावर भी चाहिए होगा। तो आपको राइटिंग पावर भी डेवलप करना है, आपका इक्विपमेंट भी डेवलप करना है, इंटेलिजेंस भी डेवलप करनी है, और मजीद ये कि मुझसे ये भी सीखना है कि मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ मामलात में कैसे प्रैक्टिसेस होती हैं। समझ गए ना? जी, ये B2 है, B2 के नाम से होना चाहिए। हाँ, हाँ ये वाला, बस सही है। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो बहरहाल एग्जाम का ये मैंडेट है कि हम चीजों को जो है वो समझने और जो है वो बहरहाल लिखने के ऊपर ज्यादा उबूर हासिल करेंगे, बजाय इसके कि हम इसको याद करने पे। याद करना बहुत आसान होता है इनिशियल स्टेजेस में, आगे की जिंदगी में बहरहाल ये होता है कि फिर जो है वो जब इसको किसी को बयान करने जाते हैं तो अक्सर और बेशतर याद की हुई चीजें सही बयान हो नहीं सकती हैं। तो शुरू शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगता है जब जो है वो पढ़ रहे हो कि यार इसको याद कर लो, खामखा में मगजमारी नहीं करनी है। मगर ये कि टेक्स्ट के पेपर के लिए कम से कम अगर आप याद करने के ऊपर आ गए तो याद करने में लगेगा तो आपको आसान, मगर एक बहरहाल उसके ऊपर होगा आपको नुकसान। आपको अगर अच्छे तरीके से एग्जाम में अपने आप को निभाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको जो है वो समझना भी पड़ेगा, और इसके साथ साथ उसको लिखना भी सीखना पड़ेगा। अब लिखने की अगर आपकी आदत नहीं हुई आज तक, तो बहरहाल वो मेरा काम होगा कि मैं आपको लिखना भी उसके बारे में सिखाऊं। बस आपका ताउन ये चाहिए होगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेट कीजिएगा। आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, तो हम अक्सर और बेशतर अपनी जान छुड़ाने के करते हैं कि हम थोड़ा बहुत स्क्रीन पे लिख देते हैं और फिर आपको कहते हैं यार आपको PDF दे देंगे। असल में आप क्लास में अगर लिखने बैठ जाते हो, जब मैं लिखवा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ और आप भी लिखना बैठ जाओ, तो उसके अंदर क्लास का टाइम डबल हो जाता है।
हाँ, क्लास का टाइम डबल हो जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर 80 क्लासें में एक काम होना था, तो अगर वो आपको लिखने से क्लास में मना कर दिया जाए तो वो 40 क्लासों में काम हो जाएगा, मगर उसमें बहुत नुकसान होगा आपका। वो नुकसान आपका ये होगा कि वो पीडीएफ आप जमा तो कर लोगे, मगर एक बार फिर अल्टीमेटली ये होगा कि उसको आप कहीं प्रेजेंट करने जैसे नहीं रहोगे। तो प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेजेंट करने के लिए ये करना पड़ेगा कि वो पढ़ाई को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। और पढ़ाई को अंदर उतारने के लिए इससे अच्छा कोई काम नहीं है कि उसको लिखना शुरू कर दें। लिखना जो होता है उसके अंदर आपके हाथ भी यूज हो रहे हैं, आपकी आंखें भी यूज हो रही है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी सेंसेस हैं वो मोर और लेस जो है वो सारे कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं जब हम लिखना शुरू कर दें। लिखने में आंखें भी यूज हो गई, दिमाग भी यूज हो गया। सुनने में वाली खाली जो है वो आंखें और कान यूज हो रहे हैं। बाजों का दिमाग तो यूज ही हो ही नहीं रहा होता है, दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है कि क्लास के बाद मुझे कौन सा सैंडविच खाना है। दिमाग में वो होता है, वो मुझे नहीं मालूम कि आप ये दिमाग में लेके बैठे हुए हो, अरे ये बहुत अच्छा सुन रहा है। आंखें भी मेरी तरफ लगी हुई है, कान भी मेरी तरफ लगे हुए हैं, मगर ये के बहरहाल दिमाग कहीं और है। मगर जब अगर आप लिखोगे तो ये बहुत मुश्किल है लिखने के दौरान में कि आप पूरा दिमाग बर्गर की तरफ लगा दो। हो सकता है कि वहां पे भी दिमाग जो है वो आपने पार्टीशन किया हुआ हो कि बर्गर की तरफ भी हो, कोई दोस्त की तरफ भी हो, कोई गेम की तरफ भी हो, मगर कुछ ना कुछ पार्टीशन तो आपकी पढ़ाई के अंदर यानी लिखाई के अंदर लग ही जाएगा। बाकी अदरवाइज जो है वो लिखाई अगर ना की जाए तो फिर दूसरे मीडियम ऑफ लर्निंग जो होते हैं उसके अंदर नुकसान होने का अंदेशा ज्यादा है। उसके अंदर जो है वो बहरहाल यही हो रहा होता है कि अक्सर बेशतर पूरा दिमाग ही कहीं और होता है। अनलेस एंड अनटिल जो है वो सुनाने वाले या सुनने वाले की बहुत ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री मैच होती हो तो फिर एक अलग बात है। बाकी अदरवाइज अभी भी जो मेरी बातें आप सुन रहे हो, आधी मेरी बातें सुन रहे होगे, आधी जो है वो बहरहाल चली जाएंगी इधर उधर जो है वो हो रही होंगी, क्योंकि आपके जहनों में कुछ और भी घूम रहा है। तो इन चीजों के ऊपर आप लोगों को लिखाई की जरूर प्रैक्टिस करनी है। तो क्लास में भी मैं जो कुछ स्क्रीन पे भी लिख रहा हूँ तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि उसको थोड़ा सा क्लास में लिखने की कोशिश कीजिए। कहीं आपको लगे कि मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ तो आप मुझे बिल्कुल जो है वो उसको रोक दीजिएगा कि भाई हम थोड़ा सा लिख लें। कहीं ऐसा महसूस हो आपको कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई और मसला है, तो फिर उस दिन भले आप ना लिखिएगा, मगर फिर अगले दिन जो है किसी दोस्त वगैरह से लेके जरूर लिखिएगा। तो जब तक आपने जो है वो लिखने की आदत नहीं डाली, हमारे यहाँ पे मॉक एग्जामिनेशन भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, उनके अंदर भी आप हिस्सा लीजिएगा तो हमें ये पता चलेगा कि आपकी लिखने की आदत कैसे डेवलप हुई। अभी तक तो एग्जामिनेशन आईकेप का जो हो रहा है वो लिखने की बेस पे टेस्ट हो रहा है। आप कितने भी काबिल हैं, मगर आपकी लिखाई अगर अच्छी नहीं हुई तो आईकेप बहरहाल खुदा न खास्ता आपको फेल कर देता है। तो लिखाई आपको अच्छे तरीके से करनी है। अच्छा, अभी सिलेबस के लिए हमें क्या कुछ पढ़ना है? इस सिलेबस के लिए हमें क्या कुछ पढ़ना है? ये आपके पास हैंड आउट है ना? अच्छा, देखिए सिलेबस में कितने एरियाज हैं? 3 है। कौन कौन से? एक जो है वो थ्योरी वाला एरिया कहलाता है जिसका नंबर क्या है? 5 से 10 नंबर का। इसको हम कहते हैं थ्योरी वाला एरिया। नंबर 1 को क्या कहते हैं? थ्योरी वाला एरिया। और जो नीचे वाले 2 हैं ये नॉर्मली कहलाते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एरिया। इसमें नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स लॉ। नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? सेल टैक्स लॉ। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अच्छा, जो थ्योरी वाले एरिया है पहले उसको आज हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह इन थ्योरी वाले एरिया को हम किताब वगैरह से भी पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जो है वो थोड़ा सा हम इनकम टैक्स लॉ और सेल टैक्स लॉ का भी थोड़ा सा तारुफ करेंगे, और फिर इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह क्लासें आगे बढ़ती रहेंगी। अच्छा, अब ये जो भी पढ़ाई में शुरू करा रहा हूँ, यानी सिलेबस आपको बता के फिर शुरू करा रहा हूँ, इसके लिए आपके पास 4 चीजों का मवाद होना चाहिए। यानी 4 चीजें आपके पास होंगी तो आपकी पढ़ाई सही होगी। एक तो ये कि आई के की स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेक्स्ट का हर एक पेज, हर एक पेज की हर एक लाइन, हर एक लाइन का हर एक वर्ड वो आपको अजबर होना चाहिए, यानी कि आपके जो है वो यूज टू होना चाहिए। यानी आप उसको याद तो नहीं करेंगे, मगर ये मालूम होना चाहिए कि ये लाइन का क्या मतलब है, ये पेज का क्या मतलब है, ये जो है वो वर्ड का क्या मतलब है, इसके क्या एंगल निकलते हैं, वो सिखाना मेरा काम है। बस आपका ताउन ये होगा कि बस आप इसमें जो है वो अपने आप को रेसिप्रोकेट कीजिएगा, यस आई एम विलिंग टू डू, तो देन आई विल बी एबल टू डिलीवर। अगर आप जो है वो इसको अंदर अपने नहीं लेना चाहेंगे तो उस सूरत हाल में बहरहाल मैं आपको डिलीवर भी नहीं कर पाऊंगा। तो आपकी जो है वो बस ताउन ये चाहिए होगी कि आज आप ये तैयार कहिएगा कि हम स्टडी टेक्स्ट का हर एक पेज, हर एक पेज की हर एक लाइन, हर एक लाइन का हर एक वर्ड जो है वो अपने काबू में करने की कोशिश करेंगे। यानी उस हद तक कम से कम उसको पढ़ के जो है वो एग्जाम में जा रहे होंगे जिस हद तक आपने मैंने मुखलिसना तौर पे आपको डिलीवर किया होगा, और इंशाल्लाह इसी के आसपास उसका एंगल जो है वो एग्जाम में टेस्ट हो रहा होगा। इल्म की कोई कैद तो नहीं है, नए नए एंगल निकलते रहते हैं।
हर अटेम्प्ट में किताब चेंज होती है, तो जाहिर बात है किताब तो वही टेक्स्ट की होती है, मगर इसके नई डेवलपमेंट्स हैं, नए एंगल्स हैं, इस वजह से जो है वो नई किताब आ जाती है। तो इसी तरीके से आज भी बहुत सारी चीजों के बहुत सारे और भी मतलब और मीनिंग्स निकलते होंगे, मगर आपके सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह सिंसियरली आपको डिलीवर की जाएगी, बस आप उसको अंदर अपने एब्जॉर्ब करते रहिएगा। तो सबसे पहली चीज क्या बताई? स्टडी टेक्स्ट कौन किसने जारी किया हुआ है? आई कैप ने। अभी रिसेंटली 19 सितंबर को ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट आ गई आप लोगों की अटेम्प्ट के लिए। पिछली वाली अटेम्प्ट की जो थी वो स्क्रैप हो गई। टेक्स्ट की किताब में हर दफा यही होता है, हर दफा जो है वो पिछला वाला स्क्रैप हो जाता है, नया आ जाता है मवाद। तो इस दफा की जो किताब है वो 19 सितंबर को आ चुकी है, वो वाली आपको किताब ले लेनी है, सही है। अच्छा, दूसरी बात, हर पेपर को जिसको भी एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है आपको पास पेपर्स करने पड़ते हैं, ठीक है ना। पास पेपर नहीं पढ़ेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि उसका ट्रेंड क्या है एग्जाम में टेस्ट होने का। अच्छा, अब टेक्स्ट के पेपर में या किसी भी लॉ के पेपर में, खास तौर पे टेक्स्ट के पेपर में चक्कर ये है कि वो तेजी से चेंज हो रहा है। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, आसपास बहुत इसकी हलचल मची हुई है कि ये चेंज हो गया ना, ये हो गया, वो हो गया। तो ये बहरहाल जो है वो टेक्स्ट की चीजें बहुत सारी चेंज होती जा रही हैं। और जो है वो 2018 का पेपर भी आई कैप की वेबसाइट पे रखा हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी रखा हुआ है। 2019 का भी रखा हुआ है, 20 का भी रखा हुआ है, यानी 2018 से 2024 तक के पेपर रखे हुए हैं। मगर अगर 2018 का जो पेपर है वो अगर आज आप देखने बैठो तो आपको लगेगा यार किताब में तो ऐसी बातें कुछ लिखी नहीं हुई, पेपर में तो और बातें लिखी हुई हैं। और अगर पेपर में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई भी होंगी जो किताब में लिखी हुई हैं तो उसका आंसर अजीब अजीब लग रहा होगा आपको। वजह क्या? लो चेंज हो गया है, लो चेंज हो गया है ना। जैसे कि अगर आप जो है वो मिसाल के तौर पे आसमानी किताबों में आज कलाम पाक पढ़ें, माशाल्लाह आप लोगों को अगर जो है वो उसका तर्जुमा भी आता हो तो बहुत अच्छा। और आप जो है वो बहरहाल वो इंजिल और जो है वो दूसरी आसमानी किताबों को पढ़े, तो भेजने वाला तो वही अल्लाह है, बनाने वाला तो वही अल्लाह है। मगर एक नबी के ऊपर भी वो भी नाजिल हुई हैं, मगर खैर उसकी जो है वो तालीमात जो है वो डिफरेंट आपको लगेंगी और आज की कुरान की तालीमात आपको डिफरेंट लगेगी। आप कहेंगे जमाने जमाने का चेंज है, बाकी आई तो उधर से ही तालीमात है, कहाँ से? अल्लाह से ही आई हैं। मगर ये कि बहरहाल वो खातमुल नबीन के ऊपर आई है जो हमारी वाली किताब है, और वो जो है वो बहरहाल जो है वो अंबिया के ऊपर आई थी, वो खातमुल नबीन नहीं थे। तो हम लोग जो है वो आखिरी दौर की उम्मत हैं, हमारे बाद कोई दूसरी उम्मत आने वाली नहीं है, तो हमारे जो है वो डायनेमिक्स डिफरेंट है, हमारे लिए तालीमात और इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। तो इसी तरीके से आपका आसमानी लॉ जैसे चेंज हुआ है टाइम टू टाइम बेसिस पे, बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है कि अल्लाह है और नबी हैं और ये है, और बहरहाल जो है वो तौहीद है वगैरह। मगर एक प्रोसीजर चेंज है। इसी तरीके से आपको टैक्स की किताब के अंदर भी या बहरहाल कोई भी लॉ की किताब के अंदर भी ये मैटर मिलेगा कि 2018 का मैकेनिज्म और 2024 का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट होगा। रहेगी वही टैक्स की किताब, मकसद वही होगा कि टैक्स जो है वो इकट्ठा हो रहा होगा आवाम से, मगर एक बहरहाल जो है वो उसके मैकेनिज्म और प्रोसीजर्स चेंज होंगे। तो 2018 का पेपर अगर आप उठाओगे तो वो आपको डिफरेंट लगेगा, और अगर वो डिफरेंट ना भी लगा तो उसका आंसर जरूर डिफरेंट होगा। तो अब आईकेप ने क्या किया, आईकेप ने इस मुश्किलात को सामने रखते हुए इन्होंने सारे पास पेपर उठाए तकरीबन जो है वो 2016 से, और इन सारे पास पेपर के जो सवालात थे इसको नए लॉ के हिसाब से ढाल दिया, नए लॉ के हिसाब से ढाल दिया। और इसके आंसर को भी नए जो है वो लॉ के हिसाब से आंसर कर दिया, और इसको जो है वो दो गत्तों में डाल दिया और इसका नाम बना दिया प्रैक्टिस किट, क्वेश्चन बैंक। क्या कर दिया? प्रैक्टिस केस और क्वेश्चन बैंक। तकरीबन 150 से ज्यादा सवाल आते हैं, इसमें सारे पास पेपर भी हो जाते हैं, मजीद कुछ इजाफी मटेरियल भी आ जाता है। मिला जुला के अगर आपको पास पेपर करने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या होगा? आई कैप का प्रैक्टिस किट होगा। तो ये हो गई दो चीजें, पहली चीज कौन सी? आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, दूसरा आई कैप का प्रैक्टिस किट तीसरे नंबर पे। अच्छा, जो आज आपको ये हैंडआउट मैंने दिया है, इस हैंडआउट के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर लिखा हुआ है। हाँ, इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ये आपको हर क्लास में तकरीबन हैंडआउट मिल रहे होंगे, और इनकम टैक्स और सेल टैक्स के हैंडआउट अगर पूरे मिला लिए जाएं तो तकरीबन ये 70 से 75 के दरमियान बनेंगे। और ये 70 से 75 बहरहाल जो है वो 100 से ज्यादा पेजेस होंगे, कहीं 2 पेजेस हैं, कहीं 3 पेजेस हैं। तो आपका काम ये होगा कि आप एक अच्छी सी फाइल ले लीजिए और इस फाइल के अंदर जो है वो आप सीरियल वाइज इसको फाइल करते रहिएगा, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर। हमारी जो भी पढ़ाई है, इंक्लूडिंग जो मेरे वर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग जो है वो प्रैक्टिस मटेरियल जो होगा, जो इजाफी होगा ओवर एंड अबव जो किताब में लिखा हुआ है और क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ है, इसके अलावा जो इजाफी प्रैक्टिस मटेरियल होगा, मेरे वर्ड्स हैं, जो चीजों की समरी है, वो सारी की सारी इन हैंडआउट्स में है। मैं अपने हैंडआउट्स को नॉर्मली ये बोलता हूँ कि मेरी क्लास का वो इंडेक्स है।
जैसे किताब के इंडेक्स को आप देखते हो ना, तो पता चल जाता है कि किताब में क्या है। और अगर एक मर्तबा किताब खत्म कर लेते हैं तो फिर इंडेक्स को पढ़ते हैं, तो सारी चीजें जो है वो याद आने लगती हैं कि किताब में हमने पढ़ा क्या था। इसी तरीके से ये इंडेक्स है हमारी क्लासों का। इंशाल्लाह जब इसको शुरू में पढ़ रहे होंगे तो ये लगेगा कि यही चीजें हमें पढ़नी है किताब में से या कहीं से। और फिर जब इंशाल्लाह आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, तो जब आप इन लाइंस को और इन चीजों को पढ़ोगे तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो रहा होगा। तो ये हैंडआउट्स बहुत काम की चीज होंगी। इसको आपने सिंसियरली जो है वो बहुत केयरफुल एक ऐसी फाइल में लगा लेना है कि जब जरूरत पड़े तो उस फाइल में से आप चीजें डायग्नोस भी कर सको, निकाल भी सको। बहुत सारे लोगों को अक्सर और बेशतर देखता हूं कि वो हैंडआउट को फाइल ही नहीं कर रहे। इधर उधर कभी एक हैंडआउट ले लिया, फिर रास्ते में फेंक दिया, कहीं इधर क्लास में छोड़ के चले गए। फिर इसके बाद जो है वो अगली क्लास में आए तो फिर ढूंढ, तो फिर उनको कोई देता है, कभी कोई नहीं देता। एडमिन वाले भी कभी कोऑपरेट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और फिर आखिर में तो हाथ पैर फूल जाते हैं कि अरे कल पेपर है, पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करूं। तो मैं उनको कहता हूँ मैसेज वगैरह पे, जो भी ग्रुप में हम लोगों की तरतीब होती है कि भैया हैंडआउट तो रिवाइज कर लो। सर हैंडआउट तो हमने कंपाइल ही नहीं किए थे, अब आखिरी वक्त में हैंडआउट का क्या होगा। ठीक है ना। तो उस सूरत हाल में आपको मुश्किलात हो जाती हैं। तो पिछली क्लासों के तजुर्बे की बेस पे आपको ये मैं तंबीह करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि आप ये ना कीजिएगा, हैंडआउट्स को जरूर संभाल के रखिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मवाद या इंस्ट्रूमेंट है कि कल आपका पेपर है और आज पूरा सिलेबस रिवाइज करना है 2 से 3 घंटों में। वो नहीं हो सकता है, पूरी किताब या पूरी क्वेश्चन बैंक आज नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, उसके हाईलाइट्स को मैं पढ़ लूँ। वह हाईलाइट्स हमारे ये हैंडआउट्स है। शुरू में ये हैंडआउट हमारे लिए ये मदद का सहारा होंगे कि हमें क्या पढ़ना है, इस हैंडआउट से पता चलेगा। और जब पूरा पढ़ चुके होंगे तो वो हैंडआउट हमारे लिए एक जो है वो समरी हो जाएगी या सिनॉप्सिस हो जाएंगे जो हमने पढ़ा है। अच्छा, और आखिरी और चौथी बात, चौथा डॉक्यूमेंट आपके पास जो है वो कुछ लोगों के पास तो मुझे नजर आ रहा है कि उन्होंने बाकायदा आज नया रजिस्टर लिया, उससे उसका इफ्तिताह भी किया है। तो अगर जिन लोगों ने नहीं लिया वो ले लें। जो लोग नहीं लेना चाहते तो वो अपने घर से, अपने भाई बहनों के पास, वालदेन वालदा के पास से डायरी ले लें। कोई वो आती है जो प्रोमोशनल डायरीज वगैरह, किसी के पास जो जॉब वो करते हैं, तो वो डायरी ले लें, कोई रजिस्टर ले लें, कोई जो है वो कॉपी ले लें। एक मुस्तकिल बुनियादों पे आपके पास क्लास में एक कॉपी होनी चाहिए। इसके अंदर आप वो चीज लिखेंगे जो मैं तो खैर स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, और आप लोग अपने रजिस्टर में लिखिएगा। क्योंकि टैक्स का मामला जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अभी मैंने बताया। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए तो बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करने पड़ेंगे। तो वो न्यूमेरिकल्स वगैरह करना, कैलकुलेशन करना, कुछ चार्ट्स बनाना, उसके लिए आप लोगों को जो है वो एक रजिस्टर अपने साथ रखना पड़ेगा। ये रजिस्टर मुस्तकिल बुनियादों पे होगा। आज अगर एक रजिस्टर लाए, कल दूसरा लेके आ गए, फिर तीसरी क्लास में कुछ भी लेके नहीं आए, बराबर वालों से पेजेस मांग रहे हैं, तो फिर जो है वो बहरहाल अगेन जो है वो ये भी प्रॉब्लम होगी कि आखिरी में जो है वो कुछ चेक करना है कि कौन सी कैलकुलेशन कैसे प्रेजेंट होगी, कैसे होगा। तो फिर वो अगेन हाथ पैर फूल जाएंगे। तो आपके पास चार चीजें होंगी। नंबर 1 स्टडी टेक्स्ट, नंबर 2 क्वेश्चन बैंक, नंबर 3 हैंडआउट्स, नंबर 4 आपके पास रजिस्टर क्वेश्चन। ये जो स्टडी टेक्स्ट है ये क्या चीज है, ये आपका सिलेबस है। इसके कितने पेजेस पढ़ने हैं, सारे पेजेस पढ़ने हैं। और सारे पेजेस के अंदर कितनी लाइनें पढ़नी है, जितनी लाइनें हैं। और जितनी लाइनें हैं उसके अंदर कितने वर्ड्स पढ़ने हैं, जितने हैं सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। और वो मेरी तरकीब होगी, वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा कि किसके ऊपर कितना जोर देना है, किसके ऊपर कम जोर देना है। जब आप किसी बुफे रेस्टोरेंट में गए, अगर आपने सारा जोर जो है वो सूप पे लगा दिया, तो फिर क्या होगा, बुफे जाया हो जाएगा। वो सूप शुरू में रखते ही इसीलिए हैं कि आपके पेट में जो है वो जगह फिल इन हो जाए, तो आप खाने के ऊपर थोड़ा सा जो है वो हाथ हल्का रखें। तो आप भी वो चालाक हैं। आप भी जो है वो समझते हैं कि मैंने 5,000 रुपए का, 4,500 रुपए वो बुफे रेस्टोरेंट जो है वो जहाँ जो है वो ज्वाइन किया है, तो मैं उसके अंदर ये नहीं करूंगा कि 3 प्याले सूप के पी लो। तो आपने आधा लेना है। आप तो बिल्कुल थोड़ा सा लीजिएगा। ठीक है ना। तो बहरहाल जो है वो अपनी अपनी ताकत के हिसाब से जो भी लेगा, मगर पूरा पूरा हाथ ना साफ कीजिएगा सूप के ऊपर। अगर वो करेंगे तो फिर क्या होगा, उसी में बुफे खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे अभी और कुछ में नहीं ले सकता, सही है ना। तो आप लोगों को वहां पे जैसे इतनी छोटी सी बात में भी समझ है, हालांकि रोज रोज आप बुफे नहीं जाते होगे, मगर समझ है कि भाई सारा का सारा स्टार्टर के ऊपर मैं अपना जो है वो कंजम्पशन ना कर दूं, सारा का सारा सूप के ऊपर कंजम्पशन ना कर दूं। थोड़ा सा सूप, फिर इसके बाद कोई और स्टार्टर सैलेड ले लिया, फिर खाने के ऊपर जो है वो टूट पड़ेंगे, फिर इसके बाद जो है वो मीठे के लिए थोड़ी सी जगह रखेंगे। ये पूरा प्लान होता है। तो इसी तरीके से किसके ऊपर क्या ज्यादा ध्यान, क्या कम ध्यान, मगर ये के बारे चखेंगे सारा, चखेंगे सारा। जब मैं भी आप लोगों की तरह यंग था तो उस वक्त यही होता था कि भाई लाल किला कहता था हमारे पास 52 हैं डिशेस,
हम कहते थे 52 क्या 56 भी होती या 102 होती, सबको थोड़ा थोड़ा चखेंगे। फिर आज सिचुएशन हमारी डिफरेंट है, मगर आप लोग तो यही करते होगे, सब थोड़ा 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 चखिए। इसी तरीके से यहाँ पे ये होगा कि हम लोग जो है वो बहरहाल हर चीज जो है वो पढ़ेंगे, कहीं पे थोड़ा सा जो है वो ज्यादा जोर होगा, कहीं पे कम जोर होगा, मगर हर एक वर्ड होगा, हर एक जो है वो पेज होगा, और हर एक पेज के साथ साथ पूरी किताब जो है वो एंड तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। दूसरे नंबर पे प्रैक्टिस किट। प्रैक्टिस किट क्या चीज है? सवालात और जवाबात है। ये सवालात और जवाबात प्राइमरीली क्या है, कहाँ से आए हैं? ये आई कैप के पास पेपर्स हैं, जिसको हमने या आई कैप ने किस तरीके से डिजाइन किया है? नए लॉ के हिसाब से उसको डिजाइन किया है, सही है ना? अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या चीज बताई? हैंडआउट्स। हैंडआउट्स क्या है? जब सिलेबस मुकम्मल नहीं हुआ होगा तो ये इंडेक्स है कि पढ़ना क्या है। सिलेबस मुकम्मल हो चुका होगा तो यही इंडेक्स जो है वो क्या बन जाएगा? समरी बन जाएगी। और चौथे नंबर पे क्या चीज होगी? आपका रजिस्टर या आपकी डायरी, जिसके अंदर आप वो नोट्स लिखेंगे जो कि बहरहाल हम क्लास के अंदर अंडरटेक कर रहे होंगे, सही है? अच्छा, अब इन चार चीजों की बेस पे हमें ये तीन चीजें पूरी करनी है। पहला वाला एरिया थ्योरी का, नंबर 2 जो है वो इनकम टैक्स लॉ, नंबर 3 सेल टैक्स लॉ। अच्छा, थ्योरी वाला एरिया की कितने नंबर है? 5 से 10 नंबर। अच्छा, उसमें पहला है ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव? टैक्स लॉस के ऑब्जेक्टिव। किसके ऑब्जेक्टिव? टैक्स लॉस के। अच्छा, हमारे मुल्क में टैक्सेस बहुत सारे हैं, मगर हमारे इस वक्त जो है वो पढ़ाई के जो मकासद हैं, यानी कि जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, हमें दो लोग पढ़ने हैं टैक्सेस के। कौन कौन सा? इनकम टैक्स और सेल टैक्स, सही है ना? इनकम टैक्स और सेल टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स और सेल टैक्स के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी है वो कौन सी है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको आप एग्जाम में एफबीआर कहेंगे, सही है ना? अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो टैक्स लॉज हैं, चाहे जो है वो इनकम टैक्स हो चाहे के मकासद को दो हिस्सों में डिजाइन किया जाता है, दो लाइंस में बयान किया जाता है। नंबर 1 नॉन रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एफबीआर को इस्तेमाल करके अवाम से जो है वो टैक्सेस लेके अपनी इनकम जमा करेगी, ठीक है, अपनी इनकम जमा करेगी। अच्छा, ये इनकम मालूम है कितना जमा करती है? जी बिल्कुल, पिछली क्लास में मैंने बताया था 13,500 अरब रुपए। कितने? 13,500 अरब रुपए। और 13,500 अरब रुपए को अगर आप 365 दिनों से डिवाइड करो तो ये तकरीबन बनता है 35 अरब रुपए रोज का, 35 बिलियन रुपीज रोज का। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खर्च करती है। इसको आप लोग तो छोटे बच्चे हैं, आप इसको इसे कहिएगा कि भाई जो है वो कंट्री को चलाने के लिए जो भी एडमिन एक्सपेंसेस सारे इसमें खर्च हो रहे हैं। थोड़े से और डिटेल में जाते हैं तो मेजोरिटी पैसा जो है वो हमारा चला जाता है कर्ज का सूद पे करने के लिए। कर्ज तो पे ही नहीं कर रहे, वो तो कयामत के दिन सेटल होगा, है ना? वो तो कयामत के दिन होगा, कर्ज तो पे ही नहीं हो रहा। पाकिस्तान के हिस्ट्री में खाली 2000 ईयर 2000 से ईयर 2006 का जो दौर था, जो परवेज मुशर्रफ का था, उसमें हमने कर्ज को थोड़ा सा कम किया था। बाकी हमेशा हर दौर में कर्ज बढ़ता ही रहा है, कर्ज जो है वो सेटल ही नहीं हो रहा, कर्ज सेटल ही नहीं हो रहा, कर्ज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर हम जो है वो कहते हैं कि खर्च कर रहे हैं टैक्स के, तो इसका क्या मतलब है? कहां पे खर्च कर रहे हैं? कर्ज के सूद में खर्च कर रहे हैं, कर्ज तो पे ही नहीं हो रहा। तो बस खाली परवेज मुशर्रफ के दौर में, और वो भी कैसे? नहीं, इंडस्ट्री इंडस्ट्री कोई नहीं लगाई थी। असल हकीकत में आपको बता रहा हूं, वो जो हमने अमेरिका को ड्रोन अटैक्स की इजाजत दी थी, उसके जो पैसे मिले थे उससे, जो हमने मारा था ना अपने लोगों को, जिसके ऊपर आज भी अन भुगत रहे हैं। ये जो इधर उधर धमाके हो जाते हैं बलोचिस्तान में, ये हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं? ये इनको पूछे तो सही, इनके डिमांड्स क्या है? ये अपने वही दुखड़े लेके आ जाते हैं कि आपने हमें मरवाया था अमेरिका से। तो वो भारत जो है वो उस दौर में जो हमें ड्रोन अटैक्स की, यानी पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमने एक बैरून मुल्क को इजाजत दी थी कि यहाँ पे आके जो है वो ये अपने मामलात के अंदर, हमारे मामलात के अंदर मदाखलत करें। उसके ऊपर जो हमें रकूमात मिली थी, बस उसी से हमने कर्ज दिया। बाकी अदरवाइज कमा के इंडस्ट्रियलाइजेशन से तो हमें कर्ज कभी दिया ही नहीं है। टैक्सेस के पैसे जो अभी आते हैं वो सूद में जा रहे हैं। तो बहरहाल आप लोगों को एग्जाम के लिए ये कहना है कि मेन जो है वो लॉ का मकसद है, यानी टैक्स लॉ का मकसद है कि रेवेन्यू अर्न करना। रेवेन्यू अर्न करना मतलब गवर्नमेंट के लिए इनकम अर्न करना। और ये गवर्नमेंट की इनकम जो अर्न होती है, ये बेसिकली कंट्री को चलाने के लिए या कंट्री के एडमिन एक्सपेंस के लिए। डिटेल में बहरहाल एग्जाम में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मगर मैंने बता दिया मेजोरिटी इंटरेस्ट में जा रही है। अच्छा, फिर इसके साइड ऑब्जेक्टिव भी हैं, उसको क्या कहते हैं? नॉन
रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, और इसको एग्जाम में डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। अच्छा, कोई आइडिया दें? कुछ लोग तो पिछली क्लास में थे, वही देना चाहे तो दे दें, कोई नहीं, जो नए भी आए हैं वो बता दें। डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव कोई बताइए। जी बिल्कुल, इन्होंने सही बताया। अगर हम डोनेशन देते हैं, सिलानी ट्रस्ट को देंगे, आलमगीर ट्रस्ट को देंगे, कोई और आपको पता है? ईदी ट्रस्ट, अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है ना, इंडस हॉस्पिटल को दे दिया, सही है। इन लोगों को अगर हम डोनेशन देते हैं तो डोनेशन के ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट मिलता है। टैक्स क्रेडिट क्या चीज होती है? डिस्काउंट होता है, टैक्स लाइबिलिटी में से कमी। जैसे आप इम्तियाज स्टोर के पास जाएं तो इम्तियाज स्टोर के पास आपने जो भी चीजें खरीदी ट्रॉली में लेके गए, ट्रॉली में उसने बिल बनाया, भाई 20,000 रुपए। जब 20,000 रुपए आपने उसको दिए तो उसने आपको 1,000 रुपए वापस कर दिए। तो आपने कहा कि भाई आपने तो कहा था 20,000 रुपए, 1,000 रुपए क्यों वापस कर दिए? उन्होंने कहा हमने आपको क्रेडिट दिया। क्या क्रेडिट दिया, किस चीज का? वो कहने लगे एनिवर्सरी क्रेडिट है, हमारे 10 साल पूरे हो गए इसलिए हमने 1,000 रुपए का आपको क्रेडिट दिया है। तो क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई चीज किसी को, यानी कोई पेमेंट किसी को करनी है और उसमें कोई आपको डिस्काउंट मिल जाए तो उसको कहते हैं क्रेडिट। और टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होगा कि टैक्स लाइबिलिटी आपको पे करनी थी, उसमें आपको कोई माइनस या मिनहा फिगर मिल गई, यानी कम करने वाली फिगर मिल गई, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई डोनेशन किसी को दिया, किन किन के नाम लिए मैंने? सीलानी ट्रस्ट दिया, ईजी सेंटर दिया, इंडस हॉस्पिटल का, इनको शौकत खानम दे दिया। तो इनको अगर हमने डोनेशन दिया तो डोनेशन के ऊपर हमें जो है वो 12 क्रेडिट मिलता है और टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होगा? साल के आखिर में एक लाइबिलिटी जो निकलेगी टैक्स की, उसमें से आपको एक फिगर माइनस दी जाएगी। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला। ये टैक्स क्रेडिट में तो गवर्नमेंट का उल्टा रेवेन्यू मारा गया, मारा गया ना। ये कहलाता है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव या डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है, तरक्की क्या हुई है, इसमें क्या अच्छा हुआ है जिसकी वजह से गवर्नमेंट नुकसान उठा रही है? इससे जो है वेलफेयर प्रोमोट होती है, भाईचारा प्रोमोट होता है। जो दुनिया की जो बेस्ट रियासत है, जिसको पाकिस्तान में भी दुनिया में भी बहरहाल डिस्कस किया जाता है, वो मदीना की रियासत है। मदीना की रियासत का बेसिक पॉइंट यही था, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, जिन्होंने अभी रबीउल अव्वल गुजरा है, सीरत के दुरूस भी अटेंड किए होंगे, वहां पे जो अंसार और महाजरीन के दरमियान में जो मसावत का मामला था, अंसार ने क्या कहा महाजरीन जब आए थे मक्के से, कि हम आपको जो है वो अपने बागात दे देते हैं, अपनी मिल्कियतें दे देते हैं, अपने घर दे देते हैं। और इसी के बेस पे एक मसावत और उखुवत का एक ऐसा रास्ता बना, एक ऐसा मामला बना कि उसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। तो ये जो चैरिटी होती है, प्रमोशन, ये जो जो है वो तोहफे तहफ़ होते हैं, ये मोहब्बतों को बढ़ाने का जरिया होते हैं। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, तहादु तहाबु, और कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिफ्ट दिया करो, इससे क्या होता है? इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। अब जरूरी नहीं है कि गिफ्ट में आप लोगों को गाड़ियां ही दे रहे हो और जो है वो कोई बड़ी बड़ी जो है वो कीमती चीजें दे रहे हो। गिफ्ट तो बहरहाल एक खजूर भी होती है, गिफ्ट तो एक पेन भी होती है, तो ईद कार्ड भी गिफ्ट है। तो किसी को भी जो है वो गिफ्ट देना या बहरहाल जो है वो चैरिटी देना, इससे जो है वो माशरे में मोहब्बतें बढ़ती हैं, इसमें माशरे में अखुवत और मसावत का मामला बढ़ता है। तो इसी वजह से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जब आप जो है वो किसी को जो है वो डोनेशन देते हो तो इसकी रसीद संभाल के रखिएगा। उस रसीद को जो है वो साल के आखिर में एक तरीका मैं सिखाऊंगा, आप टैक्स अथॉरिटीज को दिखाइएगा, वो आपको टैक्स लाइबिलिटी में से एक फिगर माइनस करके इजाजत देंगे कि आप टैक्स लाइबिलिटी को कम कर दीजिए, यानी टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ये गवर्नमेंट का क्या है टैक्स लॉ के अंदर? ये डिस्काउंट है और ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। इससे कोई गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला, तो फिर गवर्नमेंट ने इसके थ्रू क्या अचीव किया? इससे गवर्नमेंट ने वेलफेयर को प्रोमोट किया, आपको मोटिवेट किया, इंसेंटिवाइज किया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा डोनेशन और जो है वो चैरिटी वगैरह क्या करें। इससे माशरे में फलाह व बहबूद का मामला होगा और इससे जो है वो लोगों में मोहब्बतें बढ़ेंगी, और जितनी ज्यादा यूनिटी बढ़ेगी इतनी ज्यादा बहरहाल कंट्री की प्रोस्पेरिटी होती है। तो एक मैंने तौर पे आपको बताया नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में, जिसको डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। जी बताइए, कौन सा बताया मैंने? टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। यूएस लिखा है, यूएस का मतलब?
आप लोग जो के लो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को कभी कभी सेक्शन नंबर याद कराऊंगा, सारे सेक्शन नंबर याद नहीं कराऊंगा, पूरा लो के सेक्शन नंबर याद नहीं कराऊंगा, कहीं कहीं याद कराऊंगा। तो उसमें बहरहाल आज की क्लास में पहले आ रहा है एक सेक्शन जो मुझे याद कराना है, तो वो भी आप नंबर याद रखेगा। यूएस बोलते हैं अंडर सेक्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सेक्शन। एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं यूएस। अच्छा, कौन से सेक्शन के तहत ये टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट होता है और आपको अलाउ होता है? सेक्शन नंबर 61। समझ गए? अच्छा, आप लोगों में से कोई कोरंगी गया है कभी? आप गए कोरंगी? कोरंगी के अंदर आप लोगों ने सीबीएम देखा है? नहीं देखा? अच्छा, अब सीबीएम देखा है, अब जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखें, वो बहुत जबरदस्त चीज जगह मैं बताने जा रहा हूं अभी। ये घूम फिर भी का मसला नहीं है। तो सीबीएम की जो रोड है ना, इंडस हॉस्पिटल है, इसके आ जाता है। सीबीएम के आगे जाते हैं तो नाम से एक यूनिवर्सिटी आती है। माइट के आगे जाते हैं ना तो फिर एक बहुत सा जो है वो खुला खुला एरिया, यानी उसमें कोई जो है वो बहरहाल ऑफिस भी नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। और जैसे ही ये खुला सा एरिया खत्म होता है, इसके बाद जो है वो एक बहुत चमकदार एरिया सा आ जाता है। और उसके बोर्ड पे आप देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है क्रीक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या लिखा हुआ है? क्रीक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कोरंगी क्रीक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को उर्फे आम में लोग मुख्तसरन SEZ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SEZ। तो टोटल मुल्क में 12 जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये इमरान खान ने बनाए थे, इमरान खान की गवर्नमेंट में बने थे। यहां पे अगर आप फैक्ट्री लगाते हो, कहां पे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, SEZ में। कितने मुल्क में? 12। कराची में कितने? एक। कहां पे? कोरंगी में। इसको नाम क्या देते हैं? क्रीक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहां पे अगर आप फैक्ट्री लगाओगे तो फैक्ट्री होगी हमेशा मैन्युफैक्चरिंग की, ये जरूरी है, शर्त है। यहाँ पे ट्रेडिंग की कोई जो है वो ऑफिस नहीं लग सकती है। क्या लगेगी? मैन्युफैक्चरिंग की। जैसे क्राउन बाइक का नाम सुना है आपने? क्राउन बाइक की फैक्ट्री वहां पे है, क्रीक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। वहां पे फैक्ट्री लगाने का फायदा क्या होता है? वहां पे फैक्ट्री लगाने का फायदा यह है कि 10 साल तक, जब से आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की, वहां से 10 साल तक आपकी टैक्सीबिलिटी माफ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप फैक्ट्री लांडी में लगाओ या कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लगाओ, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी क्रीक के अंदर जो है वो अगर ड्राइविंग में जाओ, बाइक में जाओ, गाड़ी में जाओ, तो मेरे ख्याल में 20 मिनट की शायद ड्राइव है, 20 से 25 मिनट की। 20 से 25 मिनट में, और अगर सड़कें खाली हो और रात का वक्त हो तो 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। 10 मिनट के ऊपर इतना बड़ा फर्क आ जाता है कि अगर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप फैक्ट्री लगाओ तो आपको 100 रुपए की इनकम के ऊपर 29% का टैक्स देना है, 29% का। और वहां पे जाते हैं तो 100 रुपए के 100 रुपए पूरे आपके टैक्स ना दीजिएगा। कहां पे? कोरंगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो बहरहाल इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि आपको मालूम है ना कि जब तो कोविड के अंदर जो है वो बहुत सारी फैक्ट्रियां वगैरह बंद हो गई थी। लोग जो है वो संभाल नहीं पाए, मतलब ये हुआ कि नहीं आ रही थी, लेबर आ रही है तो फैक्ट्री का माल नहीं बिक रहा है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे लोग जो है वो डिस्करेज हो गए थे। कुछ लोगों को चांस मिला तो मुल्क से बाहर चले गए, कुछ लोगों को चांस मिला तो उन्होंने फैक्ट्रियां वगैरह बंद करके बेच के उसके पैसे रियल एस्टेट में लगा दिए, स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिए। अब इसका नतीजा क्या निकला? इसका खमियाजा या नतीजा ये निकला कि वो सेठ ने तो अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि उसने तो रियल एस्टेट में पैसे लगा दिए, वहां से इसको किराया मिलना शुरू हो गया, स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ट्रेडिंग के ऊपर वो कमाने लगा। मर कौन गया? वहां की जो लेबर थी। लेबर के पास तो पैसे थे ही नहीं कि वो स्टॉक एक्सचेंज में चला जाता या रियल एस्टेट में चला जाता। वो तो दिहाड़ी पे चल रहा था कि आज की तनख्वाह के ऊपर आज काम जिंदगी गुजारूंगा, कल की अब वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो इन्होंने बहरहाल फैक्ट्रियों को प्रमोट करने के लिए कि बंद ना करें, आपको थोड़ा इंसेंटिव देने के लिए मुल्क में 12 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, वहां पे फैक्ट्री रखाई है। उसमें यह फायदा होगा कि आपका बहरहाल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो जाएगा, और बहरहाल अगर आप कहीं और से भी कमा रहे हैं तो ये आपका जो है वो ये समझ लीजिए कि एक और एडिशनल काम हो जाएगा। और इससे यह होगा कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाने से आपको फायदा यह होगा कि ये टैक्स फ्री है। कहीं और कुछ कमा रहे हैं तो वहां पे टैक्सीबल है। तो लोगों ने कहा अच्छा इतना फायदा है, लोगों ने वहां पे फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी, और एक मईशत का पहिया चल पड़ा। मईशत का पहिया चल पड़ा। जैसे आप लोगों को भी आइडिया होगा, हम लोग भी अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, कभी ये हाइपर स्टार या कोई केयर फोर या इम्तियाज में जाते हैं, वहां पे लिखा होता है कि भाई ये जो है वो चाय के पैकेट के ऊपर लिखा होता है 20 रुपए की बचत। अब मेरी फैमिली है वो ट्रॉली में डालना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा चाय की क्या जरूरत है, वो 20 रुपए की बचत है। अरे भाई 20 रुपए की बचत के चक्रों में 13 और 180 रुपए भी तो देने पड़ेंगे।
1400 रुपए की चाय, 20 रुपए की बचत के बाद 1380। अब वो 20 रुपए की बचत के चक्रों में 1380 रुपए भी हमने लगा दिए। चाय की जरूरत नहीं थी। वो हमारे घर में नहीं, आपके घरों में भी ऐसा ही होता है। वो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं कि भाई 20 रुपए की बचत है और 30 रुपए की बचत है, ये सर्फ खरीद लीजिए, साबुन खरीद लीजिए, और जो है वो 30 रुपए की बचत के लिए 200 रुपए और लगा देते हैं। वो ट्रे मिलेगी, कभी कभी जो है वो बहरहाल जो है वो शैम्पू का जो है वो डब्बा आता है, बोतल मिल जाती है। उस छोटे से गिफ्ट के लिए बहरहाल लोग इतने सारे पैसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों ने कहा ओहो 29% टैक्स बचेगा, ऐसे ही समझाया गया। 1 घंटे के आगे या आधे घंटे के आगे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे फैक्ट्री लगती है, वहां 100 रुपए के ऊपर जो है वो 71 रुपीज बचते हैं, 29 का टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे टैक्स नहीं है, और टैक्स नहीं है, फैक्ट्रियां लगाओ। तो क्या हुआ, एक मईशत का चल पड़ा। इससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? यानी टैक्स की जबान में तो नुकसान हुआ। ढाई, कोरंगी नंबर 2.5, जो कि 15 मिनट या आधे घंटे के फासले पे वहां पे फैक्ट्री लग रही थी, तो वो 100 रुपए में से आपको 29 रुपए दे रहा था। यहाँ पे कितना देगा? 100 रुपए में से 0 देगा। यहाँ पे आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अपेरेंटली टैक्स में तो नुकसान हुआ। तो इस नुकसान वाले मैटर को आप एग्जाम के अंदर नुकसान नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव या डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। वो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? मईशत का पहिया चल पड़ा। ये मजदूर जो है, जो बाहर सड़कों पे आ गए थे, अदरवाइज लोगों का मोबाइल फोन छीनते हैं, लोगों की गाड़ियां चुराते हैं, क्या करते हैं? यही करते ना। और वो जो गाड़ियां चुराते और मोबाइल फोन का जो है वो चोरियां करते, तो होता ये कि जो आधे तो लोग मुल्क छोड़ के भाग गए, वो भी जो बाकी आधे बचे हैं वो भी चले जाते हैं कि यार रोज रोज जो है वो चोरियां लगी हुई हैं, मसले लगे हुए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को सेव करने के लिए, एक मईशत का पहिया चलाने के लिए एक टैक्स इंसेंटिव दिया। डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है, बहरहाल रेवेन्यू इसमें लॉस्ट हो रहा है। आपके लिए पॉइंट ये बन गया कि ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव और इससे डेवलपमेंट अचीव हुई, ये भी टैक्स लॉ का एक मकसद है। तो इसकी लाइन क्या लिखूं मैं, क्या बताएं? क्या लाइन? टैक्स एग्जेम्पशन, ये जैसे ये लिखा है ना इसको, टैक्स एग्जेम्पशन। कौन से वाले एग्जेम्पशन के ऊपर? ऑन सेटअप्स। कहां पे सेटअप किए? ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एब्रीवेशन की शक्ल में क्या कहते हैं? SEZ। यस, इसका नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड एग्जांपल ऑफ द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। दो हो गए। हम्म। अच्छा, सेल टैक्स का रेट कितना है? 18% है। दुकानदार से अगर कोई साबुन खरीदते हो, कोई जूस खरीदते हो, कोई जो है वो चिप्स खरीदोगे क्लास के बाद, तो आपको क्या चार्ज करेगा? 100 रुपए की बोतल है, जूस है, और इसके ऊपर 18 रुपए का सेल टैक्स लगाएगा, सही है ना? अच्छा, मगर अगर आप सेलर हो और आप ये देखते हो कि मेरा कस्टमर जो है वो फॉरेनर है, फॉरेनर कस्टमर का क्या मतलब? उस सेल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। अगर एक शख्स ये कहे कि मेरा कस्टमर कौन है, फॉरेन कंट्री का फॉरेनर है, तो उस सूरत हाल में ऐसी सेल को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। तो उस सूरत हाल में सेक्शन 4 है सेल टैक्स लॉ का, वो कहता है कि इसके ऊपर सेल टैक्स जो है वो चार्ज ना कीजिएगा, बल्कि ये बोलता है कि सेल टैक्स 0% से चार्ज कीजिएगा। यानी 100 रुपए की चीज है, 118 रुपए में ना दीजिएगा, कितने में दीजिएगा? 100 रुपए में दे दीजिएगा। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में हिट आई? हिट आई क्यों? 18 रुपए का सेल टैक्स मिलना था जो अदरवाइज नहीं मिला, हिट हुई ना। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है कि नॉन रेवेन्यू? नॉन रेवेन्यू। नॉन रेवेन्यू को दूसरे अल्फाजों में क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। इससे गवर्नमेंट को क्या डेवलपमेंट नजर आ रही है? इससे ये नजर आ रही है कि फॉरेन कंट्री में अगर ये बात की कि ये हमारे, तो सूरत हाल में वो हमारे गुड्स के ऊपर टूट पड़ेंगे। उनके पास चॉइसेस हैं कि हमारे बिल्कुल नेबरिंग, बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है, उनके पास नहीं जाएंगे, हमारे पास आएंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि हमारे पास डॉलर्स आएंगे। अच्छा, डॉलर्स अगर आते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं। फॉरेन रिजर्व बढ़ते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? हमारी जो बाहर से इंपोर्ट्स हो रही होती हैं उसकी पेमेंट में हमें मदद मिलती है। और अगर फॉरेन एक्सचेंज की हमारे मुल्क में रेल पेल है, हमारा पैसा भी मुस्तकम हो जाए, यानी हमारा रुपया भी मुस्तकम हो जाएगा। हमारा रुपया मुस्तकम हो
तो क्या होगा इससे फायदा कि जब आप लोग जो है वो फॉरेन ट्रेवल पे जाएंगे, इंक्लूडिंग जियारत के ऊपर जाएंगे, इंक्लूडिंग हज उम्रा के लिए जाएंगे, तो आपको जो है वो करेंसी, फॉरेन करेंसी जो चाहिए होती है वहां पे खर्च करने के लिए, वो आपको सस्ती मिलेगी। तो बहुत सारी जो है वो रेल पेल हो जाती है अगर फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व मुल्क में अच्छे तरीके से जमा हो। और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व अच्छे तरीके से अगर हमें जमा करने होंगे तो उसके लिए हमें यह करना होगा कि फॉरेन कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ रागिब करना होगा। तो फॉरेन कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा रागिब करने के लिए मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, आज की क्लास में एक मेजर आप लेके जाइएगा, वो ये है कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम सेल टैक्स कितना चार्ज करते हैं, 0% चार्ज करते हैं। इसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला कि गवर्नमेंट का डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है ना। ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, जीरो रेटिंग किसके ऊपर जीरो रेटिंग है, ऑफ सेल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर सेक्शन 4। अच्छा, सेल टैक्स की बातें इनकम टैक्स लॉ में लिखी हुई होंगी कि सेल टैक्स लॉ में लिखी हुई होंगी, सेल टैक्स लॉ में लिखी हुई होंगी। अच्छा, टैक्स 1990, एग्जाम के लिए आपको सेल टैक्स एक्ट पढ़ना है, उसका नाम क्या है, सेल टैक्स एक्ट 1990। अच्छा, जो ऊपर मैंने टैक्स क्रेडिट बताया है, वो टैक्स क्रेडिट सेल टैक्स लॉ की टैक्स क्रेडिट है कि इनकम टैक्स लॉ की है, इनकम टैक्स लॉ की है। तो सेक्शन 61 जो होगा वो इनकम टैक्स लॉ का होगा कि सेल टैक्स लॉ का होगा, इनकम टैक्स लॉ का होगा। आपको मालूम है आपकी पढ़ाई के लिए आपको कौन सा इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, 2001 का पढ़ना है, ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। समझ में? सेक्शन रेफरेंसेस जो हैं ये मालूम होने चाहिए कि भाई जो है वो कौन से लॉ के हैं। तो जाहिर बात है इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स लॉ होगा, तो इनकम टैक्स लॉ का नाम क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और सेल टैक्स लॉ का नाम क्या है, सेल टैक्स एक्ट 1990। तो टैक्सेशन के निजाम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू। नॉन रेवेन्यू को दूसरा नाम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव की जो है वो तीन एग्जांपल्स, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, टैक्स एग्जाम्पशन ऑन सेटअप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड द थर्ड वन जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। किस चीज की जीरो रेटिंग, इनकम टैक्स की कि सेल टैक्स की, सेल टैक्स की, है ना। अच्छा, अब आइए दूसरा। आपको मालूम है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन दो होते हैं, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों में क्या फर्क होता है। अरे ऐसे कैसे समझ आएगा, एक आदमी बताओ, आप बताओ। हाँ, क्या फर्क होता है बर्डन का। थोड़ा सा और अच्छा कर लें, इन्होंने आधा सही बताया, आप बताएंगे। बिल्कुल सही है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अच्छा, जब दुकानदार आपको कोई चीज सेल करता है, मिसाल के तौर पे क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होने के बाद आप तारिक रोड चले गए, तारिक रोड पे जाने पे आपने वहां से जूता खरीदा, जूता फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का, 10,000 के ऊपर वो सेल टैक्स कितना लगाएगा, 18% से कितना बनता है, 1,800 रुपए लगाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट को 1,800 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। सेल टैक्स है, सेल्स के ऊपर है ना। सेल कौन कर रहा है, दुकानदार कर रहा है, कस्टमर तो बाई कर रहा है, कस्टमर सेल नहीं कर रहा, कस्टमर बाई कर रहा है, सेल कौन कर रहा है, दुकानदार। तो सेल टैक्स जो है वो सेल्स के ऊपर लगता है, सेल कर रहा है दुकानदार, गवर्नमेंट को कौन देगा टैक्स, दुकानदार। कितना, 1,800 रुपए का, है ना। 18% मतलब जो मेरी एग्जांपल है कितना, 1,800 रुपए का। अच्छा, ये जब आपको इनवॉइस देगा, इनवॉइस समझते हैं ना, रसीद, कि भाई वो जूता खरीद लिया आपको,
से पैसे लेगा तो वो रसीद कितने की होगी? 11,800 की होगी। अच्छा, जब आप अपने घर जाके बोलेंगे मैंने जो है वो 11,800 का जूता खरीदा, तो उस सूरत हाल में ये जुमला सही नहीं है। ये बोलना होगा 10,000 का जूता खरीदा और गवर्नमेंट को टैक्स दिया। आपके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को दुकानदार ने, ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट को किसने दिया? दुकानदार ने। बर्डन किसके ऊपर आया? हमारे मतलब कस्टमर के ऊपर। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। यही आप कहना चाह रहे थे ना? आपने तो एक्सप्लेन किया था पूरा। इफ द पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी मेड बाय वन पर्सन एंड द बर्डन विल बी पास ऑन टू अनदर पर्सन, हु इज अनदर पर्सन इन आवर एग्जांपल? कस्टमर, यानी आप लोग जो जूता खरीद रहे हैं। एंड हु इज द पर्सन, जो कि फर्स्ट पर्सन है जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है? दुकानदार, है ना? ये कहलाता है टैक्स। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, अल्लाह ने मेरा कुछ रोजगार लिखा हुआ है, मुझे अर्न होता है। टीएसए आपको जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो है वो दाखिले देता है, आपको एजुकेशन की फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करता है, उसके ऊपर आप इनको फीसें देते हो। अब ये जब आप इसकी रसीद देखते हो ना, जो आपको वो फीस की रसीद देते होंगे या स्लिप देते होंगे, उसके ऊपर कोई उन्होंने टैक्स वैक्स आपको नहीं लगाया। वो उन्होंने आपको कोई नहीं लगाया। वो 5 लाख से ऊपर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो प्रोविंशियल सेल टैक्स है। तो बहरहाल जो है वो आपको इन्होंने कोई सेल टैक्स नहीं लगाया। तो आपने ये कहना है कि इन्होंने जो फीस हासिल की है उसके ऊपर इनको गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है, इन्होंने जो है वो टैक्स भी खुद दिया और बर्डन भी खुद ही उठाया। यानी हमें बिल नहीं किया, टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को खुद की और बर्डन भी खुद ही उठाया, हमें बिल नहीं किया। यानी हम उसके कस्टमर है टीएसए के, हमें बिल नहीं किया। तो इनका आपसे फीसें मिलने पे जो इनकम हासिल हुआ, उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो टैक्स देना हुआ, वो डायरेक्ट टैक्स हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स हुआ? वो डायरेक्ट टैक्स हुआ। बर्डन भी खुद ही उठाओ, पेमेंट भी खुद ही करो, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और पेमेंट खुद करो मगर बर्डन कस्टमर के ऊपर डाल दो, तो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और सेल टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, इसके ऊपर जरा एग्जांपल देखिएगा। ये आया सीरियल नंबर 3। सीरियल नंबर 3, आप इसकी एग्जांपल पढ़िए एक से, अपने से, खुद से, और फिर मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं। खाली इनकम टैक्स वाला एरिया पड़ेगा, सेल टैक्स वाला नहीं। पढ़ लिया आप लोगों ने? हम्म। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं, ये कुछ चीजें इसके अंदर बता दूं, फिर इसके बाद इसको पढ़ते हैं। इनकम टैक्स में कंपनी का जो टैक्सेशन होता है वो 3 रेट पे होता है। यानी कंपनी की अगर इनकम हुई, उसके ऊपर हमें टैक्स रेट लगाना है, तो 3 टैक्स रेट है। एक 29, एक 20 और एक 39। 39 मीन्स 39, एक 29 और एक 20। अच्छा, 20 जो है वो स्मॉल कंपनी का रेट है। स्मॉल कौन सी होती है? वहां जो उधार है, वो इंशाल्लाह जगह पे देख लेंगे। 20% किसका होता है? स्मॉल कंपनी का रेट। और बैंक का है 39%। और अगर बैंक भी नहीं है और स्मॉल कंपनी भी नहीं है, तो फिर टैक्स रेट क्या होगा? 29। 29 को हम बोलते हैं जनरल टैक्स रेट। किसका जनरल सेल टैक्स जी, किसका जनरल रेट? कंपनी के इनकम टैक्स का टैक्स रेट। इनकम टैक्स का टैक्स रेट जो है वो कंपनियों के लिए जनरल कितना है? 29 है। और स्पेशल कितने हैं? 2 हैं। एक 20 है और एक 39 है। 39 किसका है? बैंक का। 20 किसका है? स्मॉल कंपनी का। और आपकी अगर कंपनी स्मॉल भी नहीं है और बैंक भी नहीं है, तो फिर कितना रेट होगा? 29 होगा। आप बोलोगे जनरल रेट क्या है? 29। अच्छा, जिस इनकम के ऊपर
हम टैक्स का रेट लगाते हैं उसको एग्जाम के लिए, बहरहाल हमारी पढ़ाई के लिए हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल इनकम, है ना। अच्छा, इस वाले केस में जो इनकम अर्न कर रहा है उसका नाम क्या है? एबीसी, पूरा देखो पूरा क्या है, एबीसी लिमिटेड। लिमिटेड जिसके आगे लिखा होता है समझ जाइए वो कंपनी है ये? अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है स्मॉल कंपनी है, ये लिखा हुआ है बैंक है, तो फिर आप कौन सा रेट लगाएंगे? 29। ये एग्जाम में नहीं दिया होगा, आपके जहन में होगा, क्या लगाएंगे? 29। अच्छा, इसकी वो इनकम जिसके ऊपर आपको टैक्स रेट लगाना है वो कितनी है यहाँ पे? 1 मिलियन, है ना, जिसको आप क्या बोलोगे, क्या है? टैक्सेबल इनकम। अच्छा, इन्होंने क्या किया, आपके कहने के ऊपर 29% लगा दिया। किसके ऊपर लगा दिया? टैक्सेबल इनकम के ऊपर। कितनी फिगर आएगी? 2,90,000 रुपए। आप लोगों को जर्नल एंट्रीज तो बनाने आती होंगी, बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस भी बनाने आता होगा। ये बताइए इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा इन्होंने कहा, और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, पेएबल की जो एंट्री होती है वो बैलेंस शीट की एंट्री है कि प्रॉफिट और लॉस की? पेएबल, पेएबल बैलेंस शीट में आता है। किस में आता है? बैलेंस शीट में। और एक्सपेंस जो है वो बैलेंस शीट में आता है कि प्रॉफिट और लॉस में? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस बुक किया 2,90,000 से डेबिट, और इनकम टैक्स पेएबल 2,90,000 से क्रेडिट कर दिया। आप एग्री करते हैं? इनकम टैक्स एक्सपेंस जो बुक किया है वो किसके प्रॉफिट और लॉस में बुक किया है? एबीसी के। जो इनकम टैक्स पेएबल बुक किया है 2,90,000 का, वो किसकी बैलेंस शीट है? एबीसी। एक्सपेंस भी अपना, यानी बर्डन भी अपना, पेएबल भी अपना यानी पेमेंट भी अपनी। तो जब पेमेंट और बर्डन एक आदमी के ऊपर हो तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये एग्जाम में आपका तरीकाकार होगा एग्जामिनर को समझाने का। अब बताइए क्या समझाएंगे, सबसे पहले क्या बोलेंगे, व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स? इफ द पेमेंट एंड द बर्डन lies on the same person, then this is called direct tax. How you will explain with an example? कोई भी दूसरी भी एग्जांपल डिजाइन कर सकते हैं। अगर अभी आज पहला दिन है, आप लोग नहीं डिजाइन कर सक रहे तो यही कॉपी कर लेंगे। इफ देर इज द टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन, किसकी? एबीसी लिमिटेड की। देन देर विल बी द टैक्स इंपैक्ट ऑफ 29% एंड द अमाउंट विल बी 290,000. The 290,000 will be reflected in the financial statement as income tax expense 290,000. 290,000 as income tax payable. Since the expense यानी burden, payment यानी कि payable lies on the same person यानी ABC Limited, therefore income tax is direct tax. समझ गए? अच्छा, अब मुल्क में बहुत सारे हैं डायरेक्ट टैक्स। आप लोगों को अभी सहूलत है, अल्लाह ने जो है वो आसानी की हुई है आपके लिए। सिर्फ इस वक्त क्या है, इनकम टैक्स पढ़ना है, बाकी और भी बहुत सारे हैं। मैंने 2 एग्जांपल भी लिखी हैं, आपको मालूम है। और इसके अलावा कोई कैपिटल वैल्यू टैक्स भी है, वाटर टैक्स भी है, और भी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कंजर्वेंसी टैक्स है ना, बहुत सारे दूसरे भी हैं। बहरहाल 2 एग्जांपल आज याद करके जाएंगे। एक तो इनकम टैक्स तो आपको पढ़ना ही है, बाकी 2 और भी डायरेक्ट टैक्स हैं मुल्क में है, कैपिटल वैल्यू टैक्स और वाटर टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स देखो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, किस चीज के ऊपर लगता है? परचेज और प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है। और जो है वो वाटर टैक्स किसके ऊपर लगता है? पानी के कनेक्शन के ऊपर लगता है। ऐसा है, वो ऐसे लगता है कि जो पानी का कनेक्शन आपके पास है घर में, तो आप पूछिएगा अपने पेरेंट्स को कि हर महीने का एक बिल आता होगा किसी का। अब पता नहीं आपकी लोकेशन क्या है और आप बंगले में रहते हैं कि फ्लैट में रहते हैं, तो कम से कम जो हमारी मालूमात है, फ्लैट में अगर कोई रहता है तो कम से कम 300 रुपए का आता है, ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए का आता है। बेंगलोर होते हैं तो बहरहाल वो अलग है, तो आपको शायद 900 का आता होगा, 1,000 का आता होगा महीने का। ये कनेक्शन क्या है, नलके में पानी आए ना, इससे कोई कंसर्न नहीं होता, ये कनेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो कनेक्शन के ऊपर ये वाटर टैक्स लगेगा। अच्छा, अब ये वाटर टैक्स आपको लगा या आपके वालिदैन को लगा, इन्होंने क्या किसी और को पास ऑन किया? क्या इनवॉइस बना के किसी और को जो है वो बिल कर दिया? नहीं, खुद ही उठाया। टैक्स भी अपना, पेमेंट भी अपनी, बर्डन भी अपना, पेमेंट भी अपनी। तो ये वाटर टैक्स क्या कहलाया? डायरेक्ट टैक्स कहलाया। समझ गए? अच्छा, अब आपके सिलेबस में ये कितना है डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स कितना है? नीचे पैराग्राफ में मैंने लिखा है 60 से 75 नंबर का लिखा है ना।
समझ गए आप लोग? अच्छा, अब अगले पेज पे आइए, इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा सा टाइम ओवर रन हो रहा है, मगर एक ही बार इसको निपटा देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स पढ़िए। देख लिया? अच्छा, अब बताइए कि सेल्टेस का जनरल रेट कितना है? 18% है ना। सेल्टेस के रेट में भी वेरिएशन है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप बाहर से जो है वो ये सन ग्लासेस जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो 25% है। कोई बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, यानी कि जो 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां होती हैं, उसके ऊपर 25% है। इसके अलावा अगर आप जो है वो ये जो लाइट हाउस है, जहाँ पे जो है वो बेसिकली पुराने कपड़े मिलते हैं, जिसको वॉन क्लोथिंग वगैरह कहते हैं, वॉन बैग्स कहते हैं, कर्टेन्स वगैरह दूसरी चीजें भी मिलती हैं, वहां पे 5% है। तो ये बहरहाल मुख्तलिफ रेट्स हैं। मगर जो जनरल रेट है, कहीं कुछ रेट आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो आपको सेल्टेस का रेट क्या लगाना है? 18% लगाना है। जिस अमाउंट के ऊपर सेल्टेस का रेट दुकानदार लगाता है या सेलर लगाता है, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? आप लोग तो बोलते हो सेल प्राइस, मगर एग्जाम के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? देखो लिखा हुआ है। नहीं, उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये आपको टर्म्स याद रखनी है, ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? वैल्यू ऑफ सप्लाई। इनकम टैक्स का रेट जिस अमाउंट के ऊपर लगता है, उसको क्या बोलते हैं? कम। इनकम टैक्स का रेट जिस अमाउंट के ऊपर लगता है, उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। और सेल टैक्स का रेट जिस अमाउंट के ऊपर लगता है, उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ गए? जनरल रेट कितना है? 18%। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल में क्या था? पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर इसकी अंग्रेजी डिजाइन करेंगे। इस एग्जाम्पल में क्या था? एक सेलर था, उसका नाम क्या था? एबीसी लिमिटेड। इस केस में ये नहीं देखा जाता कि कंपनी है कि इंडिविजुअल है, एओपी है, बस ये बोला जाता है सेलर है। सेलर का ऑफिशियल नाम मिलेगा आपको इंशाल्लाह किताब में, सप्लाई चेन। क्या मिलेगा? सप्लाई चेन। यहाँ पे सप्लाई चेन कौन है? एबीसी लिमिटेड है। अच्छा, उसने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के दी। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब सेल प्राइस कितनी? 1 मिलियन। कोई रेट आपको नहीं मिल रहा, आप कौन सा रेट लगा देंगे? 18% जनरल सेल टैक्स का रेट लगा देंगे। कितना? 18%। जब 18% इसके ऊपर लगाया, किसके ऊपर? 10 लाख के ऊपर, तो कितना बना? 1,80,000। अच्छा, कस्टमर कौन आया इसके पास? कामरान आ गया। अब कामरान जो है वो जब इनसे 10 लाख रुपए की चीज लेगा, तो वो 10 लाख की नहीं मिलेगी, कितने की मिलेगी? 1180 की मिलेगी। अब कामरान को तो छोड़ दीजिए, मगर सेलर की किताब बनाइए, सेलर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए। ये बताइए कि वो क्या अपनी अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा? अकाउंट रिसीवेबल कामरान से डेबिट कर रहा है, कितना? 1180। 1180 में सेल की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। और 1,80,000 क्या है? सेल टैक्स की फिगर है। सारा का सारा फिगर किससे ले रहा है? कस्टमर से, कामरान से ले रहा है। बर्डन उठाया? बर्डन नहीं उठाया। अच्छा, फिर क्रेडिट क्या कर रहा है? सेल को क्रेडिट कर रहा है, कितने से? 10 लाख से। और फिर क्या कर रहा है? फिर सेल टैक्स पेएबल जो है वो बुक कर रहा है, कितने से? 1,80,000 से। तो जो पेएबल है वो किसकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ? एबीसी की। जो बर्डन है वो किसकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ? कामरान की। ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। पेमेंट खुद करो, बर्डन कामरान को डाल दो। पेमेंट खुद करो, बर्डन कामरान को डाल दो। पेमेंट करने वाला कौन है? एबीसी, जिसका नाम सप्लाई चेन। और जो बर्डन है वो उसका उठाने वाला, उसका नाम क्या है? कामरान, या फिर एक है कस्टमर। ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ो, ऊपर लिखी हुई है। इफ द पेमेंट ऑफ टैक्स इज बाय वन पर्सन एंड द बर्डन
इज पास ऑन टू अनदर पर्सन का नाम होगा कस्टमर या कंज्यूमर, और जो 1% पहला वाला है वो सेलर या बारह सप्लाई चेन। तो ये वाला टैक्स क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इसमें कस्टमर का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है और सप्लाई चेन का या सप्लायर की बैलेंस शीट होती है। एक आदमी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस किसी और का, ये क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। पाकिस्तान में और भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, कोई दो एग्जांपल्स नीचे लिखी है मैंने। नहीं नहीं, जीएसटी यानी सेल टैक्स तो ये तो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी दो और एग्जांपल, कस्टम ड्यूटी नंबर 2, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगती है? बाहर से जब गुड्स इंपोर्ट होते हैं। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर लगती है? उसका मैंने नाम लिखा हुआ है, ड्यूटीएबल गुड्स और सर्विस, ड्यूटीएबल सर्विसेज के ऊपर लगती है। जब आप इंशाल्लाह केफ कर लोगे, केफ करने के बाद इंशाल्लाह आपको सीफेप करना है, तो सीफेप के अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेंगे ये कानून। अभी आपके सिलेबस में खाली क्या है? सेल टैक्स है। तो सेल टैक्स के अलावा भी हमारे मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्स हैं। उन इनडायरेक्ट टैक्स की दो एग्जांपल्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। और इनकम टैक्स आपको सिलेबस के लिए पढ़ना है जो कि डायरेक्ट टैक्स है, मगर डायरेक्ट टैक्स और भी हैं। दो एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स ये, वाटर टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स किसके ऊपर लगता है? प्रॉपर्टी की परचेस करने के ऊपर। वाटर टैक्स किसके ऊपर लगता है? पानी के कनेक्शन के ऊपर लगता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर लगती है? ड्यूटीएबल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगती है। और जो है वो कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगती है? बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर लगती है। तो हमारी जो है वो यहाँ तक आज की बात पहुंचा के हम यहाँ पे रोकते हैं कि हमने जो है वो सिलेबस के अंदर बहरहाल जो है वो प्रैक्टिकली पढ़ना है इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकली। और सिलेबस के अंदर हमें जो सेगमेंट्स डिजाइंड है, थ्योरी वाला है इनकम टैक्स है और सेल टैक्स है। और थ्योरी वाले के अंदर जो है वो बहरहाल हम लोगों ने दो चीजों को आज डिस्कस किया है। एक तो ये कि डेवलपमेंट और नॉन रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, और इसके अलावा सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन को। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में बात बढ़ाएंगे। जी पूछिए। वैल्यू एडिड टैक्स सेल टैक्स का दूसरा नाम है। पाकिस्तान में बहरहाल हम सेल टैक्स बोलते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप इटली में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, तो वहां पे इसका सेल टैक्स का नाम वैल्यू एडिड टैक्स है, वेट बोलते हैं। पाकिस्तान में हम वेट नहीं बोलते, पाकिस्तान में सेल टैक्स बोलते हैं। ऐसे